अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बांग्लादेश की अवाम है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी प्रॉक्सी नहीं बनना, बल्कि उन्होंने जो डिसीजंस हैं वो अपने तौर पे और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए लेने हैं और उन डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना है। जो बांग्लादेश है वो शायद इस वक्त वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चूँकि इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका हुआ है, तो इस वक्त यकीनन वो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी वो खींचातानी का बाइस बन सकता है और वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो सेटअप्स हैं और अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले को 20 साल की जो हुकूमत रही है बांग्लादेश की, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ रहा है और वो इंडिया के साथ उसके मरासिम अच्छे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बांग्लादेश के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो थोड़ी सी परेशान कुन हैं और एक कंसर्न उसके ऊपर जो है ना वो शो करना बनता है और ज़रूरी भी है। बांग्लादेश ने हालिया दिनों के अंदर जो वहाँ के अटार्नी जनरल हैं, जो अदलिया के अहम ओहदे के ऊपर फाइज होते हैं अदालती निज़ाम के, उनका ये कहना था कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से लफ्ज़ सेकुलरिज़म को ख़त्म कर देना चाहिए और सेकुलरिज़म को ख़त्म करने का जो उनका एक इशारा उन्होंने दिया है उसके मुताबिक इसके जो नताइज हैं वो बड़े दूररस साबित हो सकते हैं और ये बांग्लादेश की एक जो नज़रियाती बुनियादें हैं उससे डिविएशन को शो करता है कि किस तरीके से जो उसकी एक नज़रियाती असास थी, जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश स्टैंड कर रहा था पिछले कोई तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, वो वहाँ से डिविएशन एक नज़र आती है और इस चीज़ को एक एज अ पॉपुलर सेंटीमेंट के तौर पे लिया जा रहा है और लोग इसको एडमायर भी कर रहे हैं और इस हवाले से कुछ प्लानिंग भी यकीनन बैक एंड के ऊपर चल रही होगी। तो पहले तो थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये सेकुलरिज़म क्या होता है और इसका जो एक अपोजिट हो सकता है वो क्या चीज़ हो सकती है। तो जहाँ पे बात ये आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी किस्म का कोई रिलीजन जो है वो असरअंदाज नहीं होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज़ है और वो लोगों के लिहाज से जो है वहाँ पर एक खित्ते के लोगों के लिहाज से वो डेवलप किया जाएगा और उसके अंदर किसी किस्म की जो रिलीजन की कोई चीज़ें हैं और रिलीजियस किस्म के जो बिलीव्स हैं वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि उस खित्ते के जो रहने वाले लोग हैं वो रिलीजन को अपना एक ज़ाती मामले के तौर पे तो वो लेके चल सकते हैं, लेकिन उसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उस हवाले से वहाँ पे डील नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से जो रियासत है वो ये समझती है कि जो एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर रियासत जो है वो लोगों को उनके जो मज़हब है उसके ऊपर अमल पैरा होने देती है और उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि लोग अपनी जो है वो बिलीव्स के ऊपर किस तरह से क्या काम करते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं, वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। और वो जो अपना स्ट्रक्चर है वो ये चाहती है कि जो लोग और लोगों के जो बिलीव्स हैं और जो लोगों के रिलीजन्स हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो दिस इज़ हाउ एक सेकुलर जो स्टेट है वो काम करती है। तो बांग्लादेश की जो क्रिएशन है अगर हम देखते हैं कि वो किस तरह से हुई है, वो बेसिकली पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी और पाकिस्तान का एक हिस्सा होते हुए पाकिस्तान से जुदा हुआ है। साल 1971 बांग्लादेश में आज़ादी की आवाज़ बुलंद होती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बैड फेज से गुजर रहा होता है। और इनिशियली अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो आइडेंटिटी थी वो पाकिस्तान थी और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक पूरी जो है ना उसकी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की। और जब बांग्लादेश बनता है तो बांग्लादेश जो है उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नहीं बनता, बल्कि वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश जो है वजूद में आता है, जहाँ पे वो एक सेकुलर स्टेट के तौर पे अपने आप को डेवलप करते हैं और अपनी जो पुरानी जो शनाख्त होती है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे नज़र ये आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो एक आइडियोलॉजी थी कि किस तरीके से जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ रहकर तरक्की नहीं कर सकते और उनको ज़रूरी है कि वो हिंदुओं से अलग हो के अपना एक मुल्क बनाएं जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की हो और इसी तरीके से जो है वो आगे तरक्की कर सकते हैं। लेकिन इस स्टांस को सबसे पहला जो धचका है वो 1971 में लगता है, जब बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं जो कि करोड़ों की तादाद में थे उस वक़्त, वो इस चीज़ की नफ़ी कर देते हैं, इस चीज़ को निगेट कर देते हैं कि जी ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मुसलमान एक जगह इकट्ठे हों तो शायद वो तरक्की कर सकते हैं। हमें अपने इलाकाई जो मफादात हैं उसको भी देखना होगा और हम मुसलमान होने के बावजूद हम मुसलमानों से अलग हो के आगे बढ़ना चाहते हैं। और शायद उनका डिसीजन उस वक़्त ये दुरुस्त था
जो हालात उस वक्त वहाँ पे मौके पर मौजूद थे उसके लिहाज से उन्होंने अगले 50-55 सालों के अंदर एक अच्छी प्रोग्रेस की और बांग्लादेश एक बड़ी पावर बना, एक इकनॉमिक पावर के तौर पे सामने आता है उभर के, और जहाँ पे उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैलती हैं और एक अच्छा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे नज़र आता है। लेकिन हालिया दिनों के अंदर जो वहाँ पे तब्दीली हुई है और एक स्टूडेंट तहरीक की शक्ल के अंदर एक जो वहाँ पे सिस्टम तब्दीली के हवाले से जो चीज़ नज़र आती है, उसके नतीजे के अंदर जो आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो थोड़ी सी तशवीशकुन है कि जहाँ पे ये नज़र आता है कि वो एक अपनी जो बुनियादी आइडियालॉजी है उससे डिविएशन भी वहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके नतीजे के अंदर वहाँ पे जो इस तरह की पार्टीज़ हैं जिनके ऊपर को पिछले 20 साल से बांग्लादेश ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, वो दोबारा से सरगर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी हालिया दिनों के अंदर ही जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उन्होंने जमात इस्लामी बांग्लादेश को विज़िट किया और उन्होंने वहाँ पर उनकी बड़ी तारीफ़ की और बांग्लादेश के फ्यूचर के हवाले से उन्होंने वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन की। और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अमेरिका के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। वो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं और अमेरिका के मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर वो काम भी कर चुके हैं। यकीनन उनकी जो अपनी पेशा वराना सलाहियतें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी, लेकिन चूँकि उनके एक अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात हैं तो यकीनन उसका जो असर है वो बांग्लादेश की जो सियासत है और बांग्लादेश की जो लोकल डायनेमिक्स हैं, जो वहाँ की इकॉनमी है, उसके ऊपर भी पड़ेगा और उसके ज़रिए से शायद वो रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो अब इन सारे सिनेरियो के अंदर जो कंट्रीज़ शायद बांग्लादेश की जो मौजूदा डेवलपमेंट है उससे हैप्पी नज़र आ रहे हैं, वो हमें 3 कंट्रीज़ हैप्पी नज़र आते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका है वो भी अपने तौर पे बड़ा खुश है इस सारे अमल के नतीजे के अंदर, और पाकिस्तान में तो जो है ना वो मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। पाकिस्तान भी बड़ा खुश है कि वो एक जो 50-55 साल पहले जो एक अलहदगी हुई थी वो अब दोबारा से जो है ना कुर्बतों के अंदर तब्दील होती हुई नज़र आती है। और तीसरा जो एक कंट्री वो भी इस मौके से जो है ना फ़ायदा उठाना चाह रहा है वो हमें चाइना नज़र आता है कि किस तरीके से जो चाइना है वो भी ये देख रहा है कि अब चूँकि हालात चेंज हो चुके हैं और जो सूरत हाल है वो अक्सर बदल चुकी है, तो अब उनको भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उसी तरीके से उसको ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो वो भी वहाँ की एक जो शिद्दत पसंद जमातें हैं और जो रिलीजियस वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ रब्ते करते हुए और आगे मुस्तकबिल में जो है वो बांग्लादेश की एक जो नई शक्ल बनती हुई नज़र आती है उसके वाले से वो काम करता हुआ, प्लान करता हुआ, उनके साथ निगोशिएट करता हुआ नज़र आता है। और इन 3 ममालिक को, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, ये तो शायद बांग्लादेश की जो तब्दीली है उससे जो है ये खुश नज़र आते हैं। तो एक जो बड़ा मुल्क है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है और वो इंडिया है कि जो बांग्लादेश के अंदर आने वाली तब्दीली के नतीजे के अंदर बड़ा ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर होता है। और जो अभी सूरत हाल लग रही है वो ये कि शायद बांग्लादेश के अंदर कुछ मिलिटेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, कुछ वहाँ पे जो है वो इस तरह की शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ होंगी कि जिसके नतीजे के अंदर जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर तब्दीली आएगी और उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा वो इंडिया होगा। और इंडिया को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी है। और इससे पहले जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, वो वहाँ इस वक्त जहाँ पे क़याम पज़ीर हैं वो भी इंडिया के अंदर ही हैं। उन्होंने जो सबसे पहला अपने मुल्क से निकलने के बाद जो रुख किया इंडिया का ही किया। अच्छा, ये जो सारी सिचुएशन और ये सारे जो इवेंट्स हैं ये आगे पीछे क्रिएट हुए हैं, उसके नतीजे के अंदर जो बांग्लादेश की आवाम है उसके लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, क्या मस्बत चीज़ हो सकती है, क्या मनफी चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि जो बांग्लादेश है वो शायद इस वक्त वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चूँकि इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका हुआ है, तो इस वक्त यकीनन वो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी वो खींचातानी का बाइस बन सकता है और वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो सेटअप्स हैं और अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जो कि जो बांग्लादेशी अवाम के लिए शायद इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन हम इस सारे अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, तो उसको भी अगर हम देखते हैं तो वो ये कि इससे पहले को 20 साल की जो हुकूमत रही है बांग्लादेश की, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ रहा है और वो इंडिया के साथ उसके मरासिम अच्छे रहे हैं। लेकिन फिर हुआ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोग जो है वो खुश नहीं थे इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करने पर। बांग्लादेश की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ वो उनके जो ताल्लुकात हैं उनको देखते हुए वो ज़्यादा खुश नहीं थे।
और उसकी बुनियाद के ऊपर जो लोगों का एक मुतालबा बना और लोगों ने उस हुकूमत को बरतरफ भी किया, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई। तो लेकिन उस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बांग्लादेश की अवाम है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी प्रॉक्सी नहीं बनना, बल्कि उन्होंने जो डिसीजंस हैं वो अपने तौर पे और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए लेने हैं और उन डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना है। ठीक है, वो इंडिया की तरफ भी ना झुकाव करें, वो चाइना की तरफ और अमेरिका की तरफ भी ज़्यादा झुकाव ना करें, लेकिन वो जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उसको सामने रखते हुए उनको अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बांग्लादेशी अवाम है वो इस हवाले से इस वक्त ज़्यादा शऊर का और ज़्यादा विजिलेंसी का मुजाहरा करे और जो सही सियासी क़यादत है और सही तौर पे जो इलेक्शंस हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए, ताकि ये जो अनसर्टनिटी के और एक एक्सट्रीमिज़म के जो बादल बांग्लादेश के ऊपर मंडला रहे हैं, यकीनन ये मुस्तकबिल के लिए बांग्लादेश के ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है।